नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। तो न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी को लेकर बढ़ते घमासान की। जी हां, एनडीए में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। मोदी को लेकर दो टूक जेडीयू ने साफ कर दिया है कि पीएम कैंडिडेट की घोषणा करे बीजेपी। क्या बीजेपी करेगी नाम की घोषणा? इसी को लेकर करेंगे चर्चा अगले आधे घंटे। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बीजेपी और जदयू के बीच बिगड़ते रिश्तों की, और वजह है पीएम उम्मीदवारी को लेकर। जिस तरीके से हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी का नाम उछला और ये लगने लगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, उसे लेकर पहले ही जदयू अपनी तरफी जाहिर कर चुकी है। लेकिन अब जदयू ने अल्टीमेटम दिया है और ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वक्त दिया गया है बीजेपी को कि वो साफ करे कि आखिर उसकी तरफ से कौन हो सकता है पीएम कैंडिडेट। एनडीए में फिर घमासान के आसार। जेडीयू आर पार के मूड में बीजेपी से पूछ सकती है पीएम की दावेदारी पर सवाल। मोदी के नाम पर जेडीयू को ऐतराज। एनडीए में क्या लोकसभा चुनाव का आगाज घमासान से होगा? जी, पीएम पद की दावेदारी पर एनडीए में दरार के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी दल जेडीयू इन दिनों कमर कस चुकी है। 13 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक में इस बात की पूरी संभावना है कि जेडीयू बीजेपी से पीएम पद के दावेदार का नाम उजागर करने की पेशकश करे। हालांकि जेडीयू सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एनडीए गठबंधन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट हुई कि मोदी एनडीए में पीएम पद के दावेदार होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी मोदी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करती है तो गठबंधन में दरार आना तय है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके साथ ही साथ वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी भी है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में के रूप में अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में वो क्या कहते हैं, उसका क्या उनका राजनीतिक अर्थ है, उस पर हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जब एनडीए की बैठक में एनडीए के साथ बैठ करके कोई फैसला होगा, उस फैसले को सभी लोग मानेंगे। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी पार्टी के सम्मेलनों में क्या प्रस्ताव पास करते हैं, क्या विषय लेते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ये उनका अपना अधिकार है। उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। ये बात जगजाहिर है कि बीजेपी की सहयोगी जेडीयू मोदी के नाम पर पहले ही अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकी है। पिछले साल भी मोदी की दावेदारी पर जेडीयू ने समर्थन वापसी की धमकी दी थी। जेडीयू और बीजेपी के बीच के मतभेद सिर्फ मोदी के नाम पर ही नहीं दिखे। इससे पहले राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर नीतीश ने बीजेपी से अलग कांग्रेस उम्मीदवार को अपना वोट दिया था। दिल्ली में 13 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जेडीयू राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों हालात पर विचार मंथन करेगी। हालांकि उनकी बैठक का मुख्य मुद्दा पीएम पद की दावेदारी ही होगा। बहरहाल, जब से पीएम पद के लिए मोदी के नाम की चर्चा शुरू हुई है, तब से बीजेपी और जेडीयू में दूरियां बढ़ी है। लेकिन खास बात यह है कि तमाम अटकलों के बावजूद पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं एनडीए में मोदी दरार की, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू के नेता यानी कि जदयू के नेता अफजल अब्बास साहब। अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता आनंद साहू जी, साथ ही साथ कांग्रेस नेता शकील जमा अंसारी साहब भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा एलजेपी के नेता असीम खान जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत चैनल 1 न्यूज में। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे बीजेपी नेता का, क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू ने, जेडीयू ने ये अल्टीमेटम दिया है, तो बीजेपी का क्या रुख है ये जानना बेहद जरूरी है। क्या कहेंगे आनंद साहब आप? देखिए, ये जो जदयू जो पार्टी है वो स्वतंत्र पार्टी है जी, और हम लोग जो है एनडीए के रूप में लंबे समय से हमारी एक अच्छी सूझबूझ के साथ हम लोग का संबंध बना रहा है जी।
और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जदयू का जो भी है विषय वो आने वाला समय में जी वो उनका अपना खुद का जो लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना क्या क्या विषयों को लाएंगे जी वो उनका अंदरूनी विषय है। उसमें हम लोग को ज्यादा और क्या कह सकते हैं, ये कहेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति में आप लोगों ने जो इस विषय को आज यहाँ लाया है जी उसमें हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनका अंदरूनी विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए वो हमारा जो एक एजेंडा है कि आने वाला समय में जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर रहे या कोई नाम इस पर दूरी क्यों बन रही है, ये विषय ही नहीं आता है। यहाँ पर क्यों कारण मैं आपको आगे थोड़ा सा रुक जाइए, मैं पूरा करता हूं। क्योंकि अभी जो भी कार्यक्रम में मोदी जी गए हैं वो किसी न किसी ने उनको इनवाइट किया है और उसके बाद उसको अगर पूरा देश में चर्चा हो रहा है कि वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे विकास की जो है उसको दर को बढ़ाया है, तो इन विषयों को लेकर के पूरे जनता में जो है उनके प्रति जो एक समर्थन का भाव है वो अलग विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री का बात है, यहाँ किसी राष्ट्रीय नेता ने, हमारी पार्टी ने भी अभी तक किसी ने घोषित नहीं किया है, न मौखिक रूप से न लिखित रूप से न किसी चर्चा परिचर्चा में किसी नेता का नाम लाया है। यहाँ पर आनंद साहू जी, अब मैं बोलूं, यहाँ पर सवाल ये है कि अभी आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है। क्या व्यक्तिगत मामला है? नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है, बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं उनमें टकरार बढ़ती है, तो एनडीए की बात हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये जेडीयू का मामला है या उनका व्यक्तिगत मामला है? ये व्यक्तिगत तो रह ही नहीं गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम आने के बाद जो रिश्ते बिखरे हैं या टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए का सवाल है। तो सिर्फ ये कहकर कि ये व्यक्तिगत मामला है, इसे आप झुठला नहीं सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम को किसी भी प्रकार से कोई चर्चा में नहीं लाया है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में अभी तक किसी प्रकार की वैसी चर्चा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब चर्चा होगी तो क्या नाम आएगा, किस नाम को लेके आया जाएगा, उसके बाद वो नाम को एनडीए में लाया जाएगा, फिर डिसीजन होगा। अभी बहुत लंबी ये तो दूरी की बात है, अभी चुनाव भी नजदीक नहीं है। क्या यहाँ पर आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये सवाल किया गया जेडीयू से कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? जेडीयू के नेता अफजल अब्बास भी हमारे साथ हैं। अब्बास साहब से जाने की कोशिश करते हैं कि उम्मीदवार के नाम का तो ऐलान होना ही है, लेकिन 1 साल पहले क्यों, अभी इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? अब्बास साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, जल्दबाजी कहाँ की जा रही है नहीं कह रही, बात अलग है जी। सवाल इस बात का है कि मोदी जी को जिस तरह से प्रोजेक्शन मिला है बीजेपी का जी, और गुजरात के चुनाव के बाद मोदी जी लौट के पुनः सत्ता में लौट के आए, तो बीजेपी वाले लोगों में एक उम्मीद की किरण हुई कि बीजेपी में सबसे बड़ा कद्दावर नेता कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। इनको प्रोजेक्ट करके हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, ये जैसा कयासाराई है ये लोग कह रहे हैं और ये देखने में महसूस भी किया जा रहा है, आम पब्लिक महसूस भी कर रही है। तो सवाल ये कि देखिए, ये जदयू मुकम्मल तौर पे ये एक सेकुलर है, नीतीश कुमार जी एक सेकुलर मिजाज के आदमी है, सेकुलर है। मोदी जी पे एक बदनुमा दाग 2002 का लगा हुआ है और उस दाग को धोने के लिए सारे कवायद पेश किए जा रहे हैं। अब ये दाग धुले ना धुले ये उनका अंदरूनी मामला है और किसको प्रोजेक्ट करना करे, लेकिन जब हम एनडीए में हैं तो हम चाहेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी ने पहले ही कहा था कि एक ऐसे उम्मीदवार को एक पीएम का कैंडिडेट बनाया जाए जो सेकुलर मिजाज को सबको लेके चले। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे आने पे तो जो सेकुलर मिजाज के लोग, देखिए हिंदुस्तान में 20 से 25-30 करोड़ मुसलमान सेकुलर लोग हैं, ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के 80 करोड़ आबादी में जो लोग हैं वो भी बिल्कुल अब्बास साहब, बिल्कुल। सबसे पहले आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है। यहाँ पर बीजेपी नेता से जानने की कोशिश करेंगे कि जो बात जेडीयू की तरफ से दलील दी जा रही है कि बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, क्या वाकई में ऐसी कोई सच्चाई है? सबसे पहले तो मैं इनका जो बात है वो उसको मैं खंडित करता हूं इस प्रकार से कि आज ये जो कह रहे हैं कि वो मोदी जी सेक्युलर नहीं है, ये सबसे बड़ा, ये इनको कैसे मालूम है सेक्युलर नहीं है? आज पूरा देश जो है हर जाति धर्म का उनको एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुन करके भेजा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आज गुजरात में इतने
जो लोकप्रियता जो हासिल किया है मोदी जी ने, तो क्या ये सेक्युलर नहीं है? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब जो सवाल है वो उनका खुद ही उनको घेरे में ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातें आपने कही राष्ट्रीय स्तर पर जिस व्यक्ति का इतने हर जगह में सम्मान हो रहा है, हर व्यक्ति उसको, हर सेक्टर के लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि आप वो सेक्युलर नहीं है? बिल्कुल, यहाँ साहू साहब आपके सवाल का जवाब अंसारी साहब बहुत अच्छे तरीके से दे पाएंगे, कांग्रेसी नेता हैं। अंसारी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका जो डिबेट है मूल्य डिबेट है कि एनडीए में दरार है मोदी के कारण, बिल्कुल, और जदयू ने डिमांड किया है कि मोदी के बारे में आप डिक्लेयर कीजिए कि वो आपका उम्मीदवार है या नहीं। बिल्कुल, और हमारे भाई जो साहू जी बैठे हैं बीजेपी के, ये बात कहां से कहां घुमा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो घोषणा हो गई, ये सबको मालूम है कि घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए तो वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर अंदर आप खीर पका रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं बीजेपी के अंदर, नरेंद्र मोदी को लाकर जिस तरह देश के आगे थोपना आप चाहते हैं, तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं और पूरा देश भी कह रहा है कि आप कैंडिडेट डिक्लेयर कीजिए, यही बात है। तो ये कह रहे हैं कि डिक्लेयर नहीं किया, वो डिक्लेयर करने को कह रहे हैं, वो सही है उनका कहना। और जहां तक वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सेकुलर हैं कि नहीं है इसके विषय में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के नरेंद्र मोदी नेता हैं, उसके साथ बिहार में बीजेपी का और उनका गठबंधन है। तो ये जो है आधा गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे, ये वाली कहावत यहां पर आ रही है इन दोनों की। ये इन दोनों का आपसी मामला है। लेकिन सबसे बड़ी मसला ये इन्होंने कहा सेकुलर, ये पार्टी ही सेकुलर नहीं है, इनका विश्वास ही हिटलरिज्म पर है। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, एक हिटलर का बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकता है, उसी के अनुरूप है। अंसारी साहब, आपने बहुत सारी चीजें बोली हैं, इन विषयों पर चर्चा करने की जरूरत है। हमारे साथ असीम खान जी भी हैं, उनसे भी करेंगे चर्चा, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। बने रहिए आप सब मेहमान हमारे साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SK, Z और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने।
जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। तो ब्रेक के बाद न्यूज़लैंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनडीए में मोदी दरार की हम बात करें और इसी पर चर्चा जारी है। हमारे साथ असीम खान और तमाम सारे मेहमान मौजूद हैं। असीम खान के पास आना चाहूंगी। असीम खान जी, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी अंसारी साहब ने भी कहा था, आपका बिहार में गठबंधन है, दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के फैसले पर एतराज है। तो ये जो दोहरा रवैया है जेडीयू का, उसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि इस जल्दबाजी के पीछे, पर्दे के पीछे का कोई खेल है? क्योंकि कांग्रेस के साथ जो जेडीयू की गलबखियां और जो करीबियां बढ़ रही हैं वो किसी छिपी नहीं है। कहीं ये वजह तो नहीं हो सकती इसके पीछे? नहीं, मेरा पहली बात मानना यह है कि मैं नीतीश कुमार जी के जो ये इसकी ईमानदारी पे मुझे कुछ शक लगता है जी। वो पीछे आप जाएं तो इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी जी का नाम जब सामने आया था तो उसमें कुछ वहां के वरिष्ठ जदयू के नेताओं ने, अपने यहाँ जो सांसद भी हैं, उन्होंने वहां हवन भी कराया जी। तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये नीतीश जी की इसमें इस मुद्दे पर कितनी ईमानदारी है जी। और मैं नहीं समझता हूं कि जो रूप भाजपा का जो भगवाकरण है वही नीतीश जी का भगवाकरण है। इसमें कोई कहीं इस बीच में कोई सच्चाई बिल्कुल सामने है। जो भाजपा है वही नीतीश कुमार जी हैं। तो उसमें नरेंद्र मोदी के नाम पे लेकर वो सिर्फ एक जनता को, भोली वाली इस देश की जनता और खासतौर से बिहार की जनता को एक खिलौना सा देना चाहते हैं। लेकिन जनता ही जनार्दन है, वोटों का सवाल है, वोटरों का सवाल है। अल्पसंख्यक वोटर कहीं न खिसक न जाएं, ये डर तो नहीं सता रहा? यही डर सता रहा है खासतौर पर? नहीं, नीतीश जी के साथ तो कहीं से भी कहीं अल्पसंख्यक नहीं जुड़ा हुआ है। वहाँ बहुत सेकुलर के नेता, कांग्रेस पार्टी है, लालू जी राजद है, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी है जी। और आने वाला जो चुनाव होगा वो सब देखा जाएगा। जनता जनार्दन है जी। वो फैसला जनता करेगी। वो आप लोगों के, हम सब के बीच में वो आएगा तो बिल्कुल। जी अब्बास साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, आसिम खान साहब की बात पे मुझे एतराज है कि वहाँ मुसलमान नहीं है। आपको मैं बता दूं, असेंबली इलेक्शन में जहां तक मेरे नॉलेज में है 28% मुसलमानों ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को दिया था। इवन बीजेपी को भी इसलिए दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रगति के पद पे जो बिहार चल रहा है, अगर हम बीजेपी को मुसलमान वोट ना दे तो कोई सरकार नीतीश कुमार भाई वोट साथ लिया था, तो आप साथ रहिए ना। मोदी साहब आपको भय क्यों लग रहा है? मुझे बोलने दिए, आपकी बोलिए ना। मैं आपकी बात से खामोश सुन रहा था, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। 28% मुसलमानों ने बिहार में जेडीयू को और बीजेपी गठबंधन को, बीजेपी को भी दिया तो नीतीश कुमार के डेवलपमेंट को देख के दिया। हाँ, बिल्कुल। इसमें कई अखबारों में, मीडिया में तमाम आया था। आपसे मैं पूछ रहा हूं, जब आप सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं, आप क्यों बिहार में हाशिए पे क्यों चले गए थे? कहां गया था मुसलमान आपका? आप नीतीश कुमार के डेवलपमेंट में मुसलमानों ने वोट दिया। इस पे मुझे एतराज है। अब रहा सवाल गठबंधन की राजनीति है। जहां तक जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, उसके सरबराह जो माननीय रामविलास पासवान जी है, वो भी कभी एनडीए में सरकार में थे। आप भूल रहे हैं आप उस दिन? नहीं, हम एनडीए में थे, हम एनडीए में, और उसी नरेंद्र मोदी को लेकर केंद्र से इस्तीफा देने का काम अगर इस देश के किसी नेता ने किया है, उस नेता का नाम रामविलास भूल रहे हैं, जिसने वहां 3 महीने वहां जाकर अपना इस जो वहां के आतंक, मतलब जो जिस तरीके से वह नरसंहार, हत्याएं और हुई थी, उसी मुद्दे पर मैं, माफ कीजिएगा, मैं अफजल साहब, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, उस टाइम भी आप हमारे साथ एनडीए के ही उसी पार्टी में थे। आप भी पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, उस टाइम नीतीश कुमार भी केंद्र में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कोई निंदा प्रस्ताव लाने का कोई काम नहीं किया था। सिर्फ एक नेता है, वो वाहिद एक ऐसे नेता है जिसका नाम है रामविलास। बिल्कुल। आनंद जी भी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी, मैं अपने सबसे पहले तो जदयू के जो मित्र बैठे हैं उनको भी एक कहूंगा एक बात
कि जब जब कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में जो गए हैं लोग, उनका इतना बुरा असर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है डराने की राजनीति करती है। आप देखिए डीएमके जैसे विड्रॉ किया, उन्होंने तुरंत सीबीआई वहां पर छापामारी शुरू हो गई। यानी कि आप आगाह कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि मैं आगाह कर रहा हूं। और दूसरी बात, बीजेपी को छोड़ नहीं, वो और एक बात बता रहा हूँ, वो सुन लीजिए। आप देखिए जब जब ये राष्ट्रीय स्तर सुन लिया जाए, उसके बाद आपके बीच में मैं नहीं आया हूँ। देखिए क्या होता है, जब जब ये कांग्रेस की जो नीति है कि देश भर के जितने भी जो भी पॉलिटिकल नेता हैं या और अन्य लोग हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे और कोई रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, चाहे कोई और है, उन सबको लगा करके डराने का काम किया जाता है। जब उससे भी नहीं डरते हैं तो सेकुलर के नाम पे मोदी जी को ला करके डराते हैं लोग, और जनता को इसी नाम पे डराने का काम कर रही है सरकार। ये जो केंद्र की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप नहीं डरोगे तो देख लो मोदी जी आ रहे हैं, डर जाओ। मैंने इस प्रकार से गुमराह करने का जो काम कर रही है ये पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है, ये बात हो गई ना, इसको जो है इसको जो है बिल्कुल अंसारी साहब बता पाएंगे क्या नीति है। इसलिए कि देखिए किसी भी जांच का ये बता रहे हैं, जांच से डराना, तो डरेगा कौन आदमी? जो ईमानदार है, शरीफ है, देश हित में काम करता है, उसको डरना तो किसी एजेंसी से नहीं चाहिए। और जो डरता है उसमें दाल में काला है, और दाल में काला इनके यहाँ ज्यादा रहता है, इसीलिए ये आगाह अपने पार्टनर को कर रहे हैं दाल में। अच्छा एक मिनट, अब अपनी बात है, इसीलिए अपने पार्टनर को ये आगाह कर रहे हैं कि आप डर जाइए। लेकिन देश में ना मोदी से डरता है लोग, ना बीजेपी से डरता है। ये एक देश की सभ्यता रही है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके इस देश को एक चमन के रूप में बनाया है। इस चमन को बर्बाद करने वाली एक शक्ति है जो नागपुर से सारे लोगों को घुटने टेकवाती है और अपने एक पपलू के नाम पर घुमाती है, वही है ये बीजेपी या मोदी। तो ये देश की जो जनता है, आप कहिएगा धर्म के नाम पर कोई कम्युनलिज्म है? नहीं है। अगर धर्म के नाम पर नहीं है, सब धर्म के लोग सेकुलर हैं, और इस देश का ज्यादा प्रतिशत हिंदू भाई सेकुलर है, इसीलिए इनको हाशिए पर आज तक रखा हुआ है। 80% आबादी के लोग का जो दम भरते हैं और हिंदुइज्म की बात करते हैं, और वही लोग इनको हाशिए पर रखता है। 80% अगर वो आबादी मिल जाए तो 2/3 नहीं 100% इनकी सरकार बन जाती है। लेकिन ये देश सेकुलर है, इनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हिटलरवादी शक्तियों को, कम्युनल लोगों को देश की आवाम ने कभी नहीं स्वीकार किया। मैं जवाब देता हूं। जब हमारी सरकार केंद्र में थी अटल जी के नेतृत्व में, तब मुस्लिमों का सशक्तिकरण शुरू हुआ। चाहे वो वक्फ बोर्ड में फाइनेंशियल समावेश की बात हो, चाहे और कोई। वक्फ बोर्ड का डिफिनेशन आप बता दीजिए, और आप 2 मुसलमान 2 नेता के अलावा तीसरे का नाम बोल दीजिए अपने बीजेपी। ये बात मत बोलिए, आप बोलिए हज में, हज यात्री नहीं जा रहे थे, आज बीजेपी के लोग पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहे हैं। अरे अटल बिहारी आज की बात करो ना, सब्सिडी के लिए तुम हंगामा कर रहे हो, ये सब्सिडी रोक दिया जाए, और आप ये सब कर करके आप लोग वोट की राजनीति, अरे ये बेकार है। ये आप ये हम लोग जो है राजनीति करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। राष्ट्रीयता देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं। हमारी पार्टी जो है 92 का राइट में भाग 84 में जो कत्लेआम किसने करा, आज भी है। कोर्ट ने से भी ऑर्डर आ गया, दोबारा जो है जांच की बात में। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट कह रही है बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी केस ट्रांसफर कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और वो अमित शाह जो एकदम जो हत्या के लिए दोषी है, उनको आज जनरल सेक्रेटरी बना के आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं। ये देश में जो कहा था कि बीजेपी गुजरात में एक प्रयोगशाला है, और वो प्रयोग वो लोग मंत्री पद से त्याग नहीं दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तक का नाम वहां आज आ गया था कोयला घोटाले में, और कोल घोटाले में आपके सारे चीफ मिनिस्टर। अंसारी साहब बिल्कुल अंसारी साहब यहाँ पर एक बात, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जी बिल्कुल अंसारी साहब, मैं आऊंगी आपके पास वापस, क्योंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एनडीए में मोदी दरार की बात हो रही है और चर्चा काफी गर्मागर्म चल रही थी, लेकिन वक्त हो गया था एक ब्रेक का। अब रुक करना चाहेंगे अफजल अब्बास जी का। अब्बास साहब, वो चर्चा आपने पूरी सुनी और जिस तरीके से सेकुलरिज्म की बात हुई, सीबीआई के दुरुपयोग की बात हुई, या ये कहे कि डराने धमकाने की बात हुई, क्या इन तमाम मुद्दों को सुनने के बाद, क्या इन तमाम बातों को सुनने के बाद जेडीयू के विचारों में कोई परिवर्तन आएगा, फैसले में परिवर्तन आएगा? और जो कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ जेडीयू ने, क्या उस पर एक बार फिर से विचार करेगी जेडीयू? देखिए, ये पहले ही 2 रोज पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ इनका आना जाना मिलना हो सकता है, जो हमारे और लोग भी कह रहे हैं, और ये बात मार्केट में भी आ रही है, अखबारों में भी घूमते पे घुमा की बात आ रही है। मैं जहां तक कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी 2 रोज 3 रोज पहले ही कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ जाने वाला नहीं हूं। रहा सवाल कि नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पे एतराज हमको नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो सेकुलर मिजाज के लोग, चाहे किसी मजहब धर्म के रहने वाले, उनको एतराज है। और किसी के नाम पे एतराज है, लेकिन उनके नाम पे एतराज है। अब्बास साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हम और लोगों की नहीं बात करते, हम सिर्फ एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में सिर्फ शिवसेना भी है, एनडीए में शिरोमणि अकाली दल भी है, और रुख उसने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया है। देखिए, वो शिवसेना क्या करती है और दूसरी पार्टी क्या करती है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। हम अपनी बात करें, दूसरी पार्टी के में हम कुछ बोलने वाले नहीं। उसके अंदर के मामले में मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं उस पर दखलअंदाजी करूं। लेकिन जहां तक सवाल है कि हमारे जदयू की बात है,
हम जदयू की हैसियत से, एक पार्टी के वर्कर की हैसियत, सुषमा स्वराज का तो नाम कहा है, कहाँ पार्टी के साथ बाल ठाकरे थे, उन्होंने कहा था कि सुषमा स्वराज एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे का बयान आया है जिसमें कहा है कि अगर मोदी के नाम को आगे किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं, हम उनको लेकर फैसला ले सकते हैं। क्लियर करें, उनका दोनों बयान आया है। एक बयान उन्हें आया है कि हमारे आइडियल थे और आइडियल ने अपनी अंतिम इच्छा जो व्यक्त की है उसी पर हम कायम रहेंगे। फिर वो कुछ कह रहे हैं तो वो अभी क्लियर करेंगे, लेकिन जदयू का जो स्टैंड है वो क्लियर स्टैंड है। और नीतीश कुमार डंका की चोट पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये फैसला इनको करना है बीजेपी के लोगों के, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। साहब, आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि जेडीयू ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है कि नहीं, उसे फैसला लेना है, बीजेपी से अलग होना है, उसने ये कहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपकी बातों से कि वो जेडीयू नहीं बल्कि कांग्रेस के हिसाब से काम करेंगे? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, वो नीतीश कुमार का बयान है, एक चीफ मिनिस्टर का, बिहार के मजबूत चीफ मिनिस्टर का एक बयान है, उसको हम कोट कर रहे हैं और उनको हम अलर्ट भी करना चाहते हैं कि इस नौ पर मत बैठे जो डूबने वाली एनडीए, अलर्ट तो दोनों तरफ से जारी है जी, नामो निशान नहीं है उसमें, क्यों वो बैठ रहे हैं कम्युनलिज्म के लिए? वो सेकुलर अगर कहते हैं, अपनी पार्टी को सेकुलर कहते हैं तो वो क्लियर करें कि वो किन्हर हैं, इंधर हैं, इस पार्ट में है कि उस पार्ट में है। इसलिए कि नीतीश कुमार को तो फैसला करना है, क्योंकि उनका अपना डिसीजन है और जनता के उनको क्लियर करना पड़ेगा कि वो इस पार्ट है या उस पार्ट है। मैं एक बात बोलूंगा कि कांग्रेस और आरजेडी के जो वहां बिहार में जो गठबंधन में रह करके वो चुनाव भी लड़े, कई बार वो आगे प्रयास भी किए, आज विपक्ष नाम से भी शून्यता पे चले गए वो लोग। हमारी गठबंधन जो है, एनडीए की जो गठबंधन है जदयू के साथ, बीजेपी और हमारी जो गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन के कारण ही आज वहां विपक्ष खत्म हो गया है और हम लोग इतने लोकप्रियता के साथ चुन करके आए। हमारे मान लीजिए हमारे जो नीतीश कुमार जी इतना काम जो भी किया उन्होंने, और इसके कारण जो लोकप्रियता और बढ़ी है, तो उसको लेकर के ये लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन टूटे और इन लोगों का गठबंधन टूट करके जाए ताकि इन लोग उसका फायदा ले। आप क्या बोल रहे हैं? अरे डेली बीजेपी और उसकी दूसरे को क्या मतलब है? नीतीश कुमार डेली बयान दे रहे हैं, उनके एग्जीक्यूटिव में फैसला हो रहा है, वही चाह रहे दूसरा चाह रहा। अरे आप नीतीश कुमार के साथ रहिए ना, आपको कौन रोक रहा है? रहिए तो आप ये सब बात कैसे बोल रहे हैं? साहू जी को पूरी जानकारी नहीं है जानकारी, आप बोला कीजिए ना, क्लियर बात बोला कीजिए। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ऐसा है, इच्छा नहीं है हम लोग सरकार चला रहे हैं, रूलिंग में चला तो रहे हैं, नीतीश कुमार ने कह रहा है, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट क्या है? आप क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने ये कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब क्या है? वो है हमारे साथ है, इसका मतलब साफ है, वो हमारे साथ है, आपके साथ है। बिल्कुल, तो डिक्लेयर कीजिए। आप अपने साथी की बात को क्यों नहीं मानते? अभी आप ही कर दीजिए, आपकी बात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद जब हमारी सरकार चल रही है वहाँ, जब हमारी सरकार चल रही है, यही कर दीजिए। अरे सरकार के लिए नहीं ना, यहाँ की हमारी गठबंधन है, बात कीजिए। वो कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी अगर नरेंद्र मोदी होगा तो क्या होगा? और नरेंद्र मोदी, जब नीतीश कुमार को तो एहसास बहुत देर में हुआ है ना, अपने कांधे पर बैठाल के इस कॉम्युनल लोगों को प्रदेश में स्थापित करने का जो है, आपके पास कोई विषय नहीं है, मोदी जी के नाम पर आप लोगों को जानकारी करना चाहते हैं, आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं, इसके कारण से बार-बार हिमालय पर चढ़ जाइए, मुस्लिमों को, वहाँ पूजा मुस्लिम जो सीधे भोले लोग हैं हमारे, उनको बार-बार ये कह रहे हैं कि नहीं, आप चले जाइए नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी जी ने जो मुस्लिमों का जो विकास किया है गुजरात में, जो मोदी जी ने विकास किया है गुजरात में मुस्लिमों को, वो आपके पूरे देश में किसी राज्य में बता दीजिए। कांग्रेस ये सिर्फ बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है, आप मुस्लिम की जांच करते हैं, क्या काम किया आपने मुस्लिमों के लिए? मोदी जी चुप कराइए, तो अब इनका जवाब दें। ये इतने बड़े मुस्लिम का काम किए हैं। जाफरी की वालदा, जाफरी साहब की यानी कि अहलिया, वो इंसाफ के लिए दर दर भटकती फिर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा रही हैं। उस नरेंद्र मोदी की बात करें, ये सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? सर्टिफिकेट देश की जनता देगी, ना कि उनका मामला नहीं है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को। अपनी बात खत्म करेंगे। अब ये इन्होंने काम की बात किया है, काम यही किया है कि स्कॉलरशिप की जो योजना
अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के छात्रों के लिए 3 टायर योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 2 करोड़ छात्रों को दिया गया। उसमें गुजरात को एक बड़ा पैकेज दिया गया मुसलमानों के लिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कोई योगदान कि हम उस फंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिर में कमीशन को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिया है इनकी सरकार बनने के बाद कि आप जो अल्पसंख्यक नौजवानों के लिए जो फंड जा रहा है उसको आप रोकने वाले अधिकार नहीं, और ये काम की हीन है गुजरात। कहना है आप एक बार मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी है। बिल्कुल नहीं। देखिए अभी ये तो हाथी के दांत वाली कहावत है कि देखने के यहाँ पर 90% जब बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए वहां पहुंचाई जाती है तो मोदी का पैसा वापस कर दिया जाता है। उनके विधायक को बाहरी बात है, आप काम का काम से जवाब कीजिए। आपको तो वहां काम नहीं किया तो वोट ऐसे देते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट को क्यों इंटरवेन करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को भाई इंटरफेयर आप लेके आपसे कौन सा दीजिए, आप बात बोल रहे हैं काम की, एक काम का ये जवाब आप दे दीजिए, तब आप बोलिए इधर उधर वोट किया। अरे वोट तो कई कारणों से मिल जाता है। आप मुसलमानों को चाहते हैं कि वहां सप्रेस होकर जबरदस्ती आपको वोट दे, और आप वोट देना चाहते हैं। आप वो बात सारे आपके राष्ट्रीय नेता गए वहां सप्रेस हो गए। मुसलमान हाँ सबको धमकी होती है कि दोबारा दंगा होगा, फसाद होगा, कत्लेआम होगा। यही चीज है, यही चीज आप लोग बोल करके डराते हैं लोगों को। जो पब्लिक सीबीआई से नहीं डरती है उसको नरेंद्र मोदी जी के नाम से साहू जी आप पीछे जाइए, 2002 को इतिहास गवाह है, काले 2002 लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है। तो आज तरह हुआ क्या मतलब आप दोबारा कराना चाहते हैं? ये 2013 में भी कराना चाहते हैं। बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं? निकल जाएंगे जिस दिन फिर हम आपसे और बात करेंगे। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी बात है। 2002 के दंगों को लेकर आप जिक्र करते हैं। आपने जाफरी जी की बात करी कि इंसाफ नहीं मिल पाया है। अभी कल की अगर हम बात कर ले 1984 दंगों की हम बात करते हैं, अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। सीबीआई 2 बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, लेकिन क्लीन चिट देने की कोशिश करती जगदीश टाइटलर। उस मुद्दे को लेकर आपके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर जिक्र 2002 के दंगों की बात हो रही है तो 1984 की दंगों की बात क्यों नहीं हो रही है? के दंगे के लिए बहुत डिबेट हुए हैं। उस डिबेट में आज की ये डिबेट में है तो दोनों डिबेट का डिफरेंस समझ लीजिए। 4 अभी तक मोदी जी के दंगे के बाद जो केंद्र के पैसे भी गए कंपनसेशन के, कंपनसेशन नहीं मिला। केसेस जो एफआईआर केसेस जो एफआईआर फाइल हुए उस पर कार्रवाई नहीं की गई, सब केसेस को बंद किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस पर स्टेट के बाहर केस चला, और 84 दंगे में 1 बार नहीं 3 बार कंपनसेशन हुआ। सीबीआई ने अगर एक क्लोजर रिपोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और उन किसी लोगों को देखो ना, किसी लोगों को क्लियर नहीं किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बहुत साहब बेसिक डिफरेंस यहाँ पर बता रहे, तो यहाँ पर आपको भी जानने की जरूरत है। कल ही इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। वो पीड़ित परिवार भी था। आप मुआवजा देखिए, प्रधान देखिए संसद में नहीं कंपनसेशन, आप मुआवजे की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। अंसारी साहब, मुआवजे का ऐलान कर देना और मुआवजा मिल जाना दोनों अंतर के बहुत अंतर है। आपको तब डिबेट आपकी जानकारी कमी है, आपको जानकारी नहीं, आपको 25,000 करोड़ रुपए अब तक मिल चुका सिख दंगे पर, आपको पता नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? अरे मतलब आप दंगे कराइए, कंपनसेशन दीजिए। न्याय मिल रहा है केस के लिए, और वो क्लोजर है सुप्रीम कोर्ट में। अगर यानी कांग्रेस ने जो दंगा कराया, मरवाया सिखों को, और सुनिए, और उसके बाद कंपनसेशन दे करके आप उसको मरहम पट्टी कर रहे हैं। पूरे देश में लोगों को मरवा दिया, और गुजरात में हिंदुओं को मारने के बाद और वो आकस्मिक घटना हुई है, उसमें जांच चल रहा है, उसको आप लोग अलाप रहे हैं। हिंदुओं को जो जलाया गया वहां पहले गुजरात में क्या बोलेंगे, हिंदुओं को जो मारा गया वहां, उसके बाद ये घटना घटी। उसमें मोदी जी का जो जांच चल रहा है वो अभी देखिए हिंदू और मुसलमान की जस्टिस का इशू है। देखिए बीजेपी की जो मानसिकता है वो बार बार मोदी जी को घसीटते हैं, क्योंकि आपके पास जाहिर हो रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है। बात यहाँ पर अकलियतों के बात यहाँ पर वही नरेंद्र मोदी को आज आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसको पीएम बनाएंगे। किसने देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। चलिए आप बात, देश की जनता जो है उनको चाहती है, वो बुला रहे हैं। आप अपने घर को संभाल लीजिए, आप पहले नीतीश जी को संभाल लीजिए,
वही नीतीश जी हैं। जब वहां से बाढ़ पीड़ितों के लिए नरेंद्र मोदी मदद भेजते हैं तो वही उनको वापस नीतीश जी जानते हैं कांग्रेस की नीयत को भी, सुनिए, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की शैली को भी। जब अभी चुनाव का वक्त हालात जो हुआ है उसको साहू जी, हमारे अब्दुल अब्बास साहब सुन रहे हैं, हमारे साथी थे, जब चुनाव आता है तो तब तो वो नरेंद्र मोदी एकदम हो जाते हैं, के लोग लीडर हो जाते हैं, और उसके बाद आप गले से गले मिलकर अपने आप मान सम्मान देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता आपकी क्या मानसिकता है। बिल्कुल, अब्बास साहब हमारे साथ बहुत देर से शांत बैठे हुए सब कुछ सुन रहे हैं। अब्बास साहब क्या कहेंगे? सारी बात जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो जो अपना डिस्कशन है, एक बात शकील भाई से, मेरे मुअज़्ज़िज़ बड़े भाई हैं, माइनॉरिटीज के इश्यू पे बात हो रही है। आप थोड़ा सा ये ट्रैक इसी मुद्दे से अलग है। एक सवाल पूछना चाहते हैं कि रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात जो रंगनाथ मिश्रा ने की थी, क्या इस पे कौन सा कदम कांग्रेस उठा रही है? मैं ये सवाल करता हूं। अंसारी साहब आपसे ही पूछे। देखिए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की 32 पॉइंट पर इंप्लीमेंटेशन चालू हो गया, और उसी इंप्लीमेंटेशन को आपको भी बड़ा बुरा लगेगा अगर हम बताएं कि 3 साल से स्कॉलरशिप बिहार में भी नहीं बटा है, उसके आधार पर 2 करोड़ स्कॉलरशिप दिए गए। एक बात आप एक सवाल, और इस पर अगर डिबेट कीजिएगा तो अलग से बहुत। और दूसरे रिजर्वेशन की बात हम नहीं कर रहे। आप शकील भाई नीयत साफ नहीं है। रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन में ओबीसी मुसलमानों को मिला हुआ है, वो आप चाहते नहीं है कि ओबीसी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, बल्कि मिले वो सभी मुसलमानों को जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाए। इसलिए रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश। मैं रंगनाथ मिश्रा की जो 15% रिजर्वेशन की बात है, 10% उसकी बात मैं कर रहा हूं। अमेंडमेंट कर लीजिए, अमेंडमेंट करिए, बहुमत में आप है, सरकार आपकी है, अमेंडमेंट करिए, मुसलमान को लीडर ने भी खिलाफ किया, और जिनके साथ गोद में बैठे हुए हैं ना बीजेपी, वो रैली चीखती है कि वो रिजर्वेशन नहीं होगा धर्म, वो नहीं करे, कोई बात नहीं। मैं आपसे मुसलमानों के खिलाफ बहुत की बात हो रही है, उससे मैं कह रहा हूं। जो ओबीसी मुसलमानों को मिला हुआ है उसको दिलाने में आप योगदान दीजिए, ताकि बिल्कुल मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की, मैं आपसे बोला कंधे से कंधे मिला चलो। आप 10% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करें, क्यों नहीं करें? मुसलमान की बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कीजिए ना कि 10% रिजर्वेशन मिलना था, उस पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। अरे नहीं, आप कैसी बात बोल रहे हैं? कैसे मिल सकता है? अमेंडमेंट कीजिए। हाँ, अमेंडमेंट के लिए आप कहिए ना नीतीश कुमार जी को, आप जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने विरोध कर दिया है पहले, और कहिए ना ये साहू जी को, आप पहल तो कीजिए, अभी घोषणा कर दें, कर भी नहीं सकेंगे, आप पहल तो कीजिए, आप पहल तो कीजिए, संतोष हो जाएगा। सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर देंगे। तो फिर रंगनाथ मिश्रा जी थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 8 साल तक कांग्रेस सरकार कर रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र जी से पूछता हूं, किसने रोका इनको मुस्लिमों के विकास के लिए? किसने रोका? मोदी जी आए थे रोकने के लिए, या हमारे माननीय कोई नेता ने रोका था? आप जब भी आप मुस्लिम को डराने का काम करते हैं मोदी जी के नाम पे, या उलूल जुलूल बात करके, आप वो एक व्यक्ति जो पूरे देश को मॉडल दिखा रहे हैं, पूरा नागरिक है, क्या करके देख रही है कि गुजरात का विकास कैसे हो रहा है, मुसलमान है, नरेंद्र मोदी से भी नहीं करता है, बारे में कुछ जानकारी है। अरे आप किस सेक्टर में मुसलमान आईएएस है, मुसलमान 1 नंबर एडुकेशन है, मुसलमान बिजनेस में है, मुसलमान जिसको तंग करते हैं बॉम्बे में मारते हैं, मुसलमान आर्टिस्ट है जो आपका पार्टनर है। अब मुसलमान बिहार के लोग जिस तरीके से उनके व्यवहार होता है, मोरल के साथ एडुकेशन में मुसलमान आर्टिशियन हमारे जो भी है, यानी कि कांग्रेस के लिहाज से अगर मुसलमानों का उत्थान हो पाया है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो कांग्रेस का रहा है। उसकी मुसलमानों का योगदान स्वयं का रहा है, कोई पार्टी का नहीं रहा। जी स्वयं का रहा है। अब कांग्रेस का ये कहना है, डरता भी नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे साथ शकील अंसारी साहब थे, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार रुक करना चाहूंगी मैं साहू साहब का। साहू साहब, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे हंगामे के बाद, क्योंकि अल्टीमेटम तो सीधे तौर पर जेडीयू की तरफ से दे दिया गया है, इस रिश्ते को बचाने के लिए अब आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए, हमारा जो है ये कहना है कि जदयू जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और इनका एक बैठक होने वाला है, उसमें ये क्या तय करने वाले हैं एजेंडा, वो तो अभी मीटिंग के बाद हम लोगों को जानकारी होगा। और जो भी तय होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी जो है उस पर जो भी विचार होगी, हमारा इतना मजबूत गठबंधन है, और उसी गठबंधन का एक नतीजा है कि आज बिहार में
विपक्ष नाम की जो भूमिका है वो भी समाप्त हो गई। लेकिन आपको और विकास भी जो आज जो चर्चा है कि वहां भी हमारी जो गठबंधन सरकार ने इतनी बढ़िया विकास की है, यहाँ पर मैं साहू पूरे देश में बिल्कुल। आनंद जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बार बार एग्जाम्पल आप जाहिर सी बात है बिहार का ही देंगे, क्योंकि बिहार में आप दोनों की पार्टी है और सरकार है आपकी। यहां पर अगर बिहार की बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अलग थलग बीजेपी और जेडीयू नजर आती है। दिल्ली में बड़ी रैली की जाती है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आता। तो फिर किस बात की आप बात कर रहे हैं? अलग थलग तो यहाँ पार्टी नजर, ये पूरा गठबंधन नजर आ ही रहा है। मैं बताता हूँ, उनका पार्टी की तरफ से ये योजना करके और उन्होंने ये तय करके ये अधिकार रैली जो है किया था। जी। तो अब उसमें हमारे जो शरद यादव जी हैं, वो एनडीए के वो एक प्रमुख नेता हैं और वो वहां मंच में थे। आप किस प्रकार से कह रहे हैं, मान लीजिए जदयू के हैं वो, लेकिन भाजपा के नहीं, हमारे एनडीए के नेता हैं। एनडीए के, आप एनडीए की बात बोले, यहाँ बात हो रही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसकी हैसियत से वो वहां पर मौजूद थे। एनडीए का तो कोई मामला था ही नहीं। यहाँ बात हो रही कि बीजेपी कहाँ थी, बीजेपी किस बात की बात कर रही है? लेकिन बीजेपी की मंशा बिल्कुल साफ है। मैं कहना चाहता हूं, साहू जी आप कह रहे हैं कि वहां विपक्ष नाम की चीज नहीं है, तो ये मैं आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें आप उत्तर प्रदेश में भी सरकार में आए और केंद्र की सरकार की कुर्सी पर भी बैठने का काम किए, वहां आप बीजेपी की हालत क्या है, ये पहले आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बिहार में जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की, जब एनडीए की सरकार थी तो नीतीश जी ने कभी कोई ये मुद्दा उठाकर ये बात आगे नहीं बढ़ाई थी। ये आपको जानकारी होगी। उसमें बहुत समन्वय समिति की कमेटी बैठी हुई थी, उसमें बहुत अन्य वरिष्ठ सांसद भी मौजूद थे, तो उसमें नीतीश कुमार जी भी थे आदरणीय। तो उसमें आज उनको जब चुनाव का माहौल आता है, जब उनको नरेंद्र मोदी याद आता है, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की बात होती है। 9 साल कहां गए थे? हमारे साथी बैठे हुए हैं, नहीं आप उसका पार्ट है, आप पिछली हुकूमत में भी थे, आज की हुकूमत में भी है, तो आप तो दोनों 9 साल से दोनों लोग राज कर रहे हैं। चोर चोर मोसेरे भाई, जब आता है मामला जनता के बीच में जाने का, जब उनको नरेंद्र मोदी याद आता है, जब चुनाव का वक्त आता है तो सवाल का जवाब हम लोग मिलकर लड़े, भारी बहुमत से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप जीते हैं, ये देश की जनता है। अब आप आने वाला चुनाव आपको बताएगा। हम बिहार बचाओ रैली हमारा। खान साहब, आपने जो सवाल उठाया है, पहले उस सवाल का जवाब ले रहे थे अब्बास साहब से कि वो क्या कहेंगे, 9 साल तक कहां थी जेडीयू, जो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर असीम खान जी। ये आवाज कट क्या, दोबारा नेहा जी फिर से बोलिए सवाल। अब्बास साहब, यहाँ पर जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, पहले तो बीजेपी और जिस तरीके से यहाँ पर बार बार समझाने की कोशिश करी है कि बिहार में दोनों ही पार्टियां, हम दोनों साथ में हैं, सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, वो अधिकार रैली और विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अलग थलग पड़ी, ये दोनों पार्टियां नजर आई थी। लेकिन अब सवाल ये पर है जो असीम खान जी उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव के दौरान ही क्यों जेडीयू को याद आई? क्या चुनाव के ध्यान में रखते हुए अब नरेंद्र मोदी के मुद्दे को उठाया जा रहा है? अभी तक कहां थी जेडीयू? नहीं, नरेंद्र मोदी की बात कभी अभी किसने अपने जुबान से कहा कि नरेंद्र मोदी को मत लाओ, लेकिन जहां तक सवाल है, एक इशारतन एक जबान में कहा गया कि हम ऐसे लोग को, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाए जो सबको लेके चले। अब जहां तक आप कहेंगे, मेरी बात सुन लीजिए, आसिफ भाई सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन रहे थे। वाजपेयी जी भी आरएसएस के आदमी थे, उन्होंने भी 6 साल सरकार चलाई, सारे लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। तो एक ऐसा नेता हो जो एक्सेप्टेबल हो, हर कौम कम से कम उसको माने। इस मोदी जी की जहां तक सवाल यहां पे है, मोदी जी सही कहा शकील साहब ने कि 80 करोड़ जनता में अब यकीन मानी कि 80 करोड़ 60 से 70 करोड़ जो है हिंदुस्तान के हिंदू जो है वो सेकुलर मिजाज के लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान ही चिल्ला रहा, हर कौम, हिंदू फिरके से, हिंदू मजहब से, ईसाई मजहब से, हर मजहब के लोग जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक अच्छा कोई कैंडिडेट है। अभी बने या ना बने, सरकार बनेगी ना बनेगी, अगला चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी, कौन जीत के आएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन अब्बास साहब, अगर धर्मों की बात करें तो इस हिसाब से तो सभी पार्टियां बटी हुई हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी जनता के सामने 100% नहीं है। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो सिख दंगा है वो दाग है कांग्रेस के लिए, तो इस लिहाज से तो कहीं ना कहीं जनता की नजरों में गिरी हुई है ये पार्टी। बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूं।
शकील भाई बैठे हुए, भागलपुर का दंगा हुआ था, मेरठ के रहने वाले हैं आपके बगल में बैठे हुए आसिफ साहब, वहां पे दंगाएं तो बहुत सारे हुई कांग्रेस रिजीम में, उससे इनकार नहीं है, लेकिन इनकार के बाद भी हम एक्सेप्ट तो करें कि हमने गलती की, हम उसको माने, इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल ये भी एक उठता है, और कांग्रेस ने गलतियां की उसका भुगतान होता है, हम कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे, कांग्रेस के फेवर में भी नहीं जा रहे, लेकिन कांग्रेस के रीजन में बहुत सारी हुआ, भागलपुर का दंगा हुआ, सारे दंगाइयों को क्या हुआ, नीतीश कुमार ने जितने लोग मुलजिम थे उसको दोबारा जेल भिजवाया सबको, अब पीड़ितों को जब मुआवजा दिया गया, इससे दंगाएं बहुत सारे हुई हैं। मसला इस बात का है कि एक कुशल नेतृत्व दिया जाए, एक ऐसे लोग को लाया जाए जो देश के हर वर्ग को, हर समाज को, हर फिरके को लेके चले, और देश जातिवाद और धर्मवाद में न बट के देश का एक मुस्तकबिल जो है वो उज्जवल एक अच्छे राह पर चले, ये जरूरत है, इस बात की सोचने की जरूरत है। लेकिन ये फैसला अब्बास साहब फिर आप क्यों कर रहे हैं? ये फैसला जनता को करने दीजिए कि नरेंद्र मोदी उनकी कसौटी पर सही हैं या नहीं, या फिर उनको वो सलाखों पर बैठाते हैं, ये फैसला तो आप कर रहे हैं। आप करें कि इन चीजों से उठकर ये चीजों से तब आप उठेंगे ना जब जनता को फैसला नहीं देंगे। जनता करे, मैं मना क्या कर रहा हूं, मैं अपने पार्टी के अपनी पॉलिसी बता रहा हूं, मैं अपने मिजाज बता रहा हूं, मैं अपनी सोच बता रहा हूं कि जहां तक सवाल यहाँ पे, मैं एक शेर कहते हुए निकलूं, कल भी कहते हैं, काट सकते हो जुबान काट लो मेरी, लेकिन मुझसे कातिल की सताइश नहीं होने वाली, चाहे वो बीजेपी के लोग हो या मेरे लोग। चलिए अब्दुल भाई, ये तो वक्त बताएगा। अब कल और परसों जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसमें आपका फैसला होगा, तो उसका इंतजार हमें भी होगा, उस बिहार की जनता को भी होगा, इस देश की जनता को भी उसका इंतजार है। आप आने दीजिए, हम देखेंगे कि क्या होता है। सिर्फ आपका एक आसिफ भाई सुनिए, आसिफ भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पहले है, क्योंकि उनका दो टर्म पूरा हो गया, दोबारा चुनना है, इसलिए राष्ट्रीय अगर किसी वजह से मुद्दा आया तो उस पे क्या होगा, वो आपका फैसला आने वाला है, चर्चा की जाएगी। बिल्कुल साहब, देखिए अभी इन्होंने बहुत सारे बातों को जो है बहुत साफ कर दिया कि देश में आज जनता जो है विकास को पूरा हर तरह स्वागत कर रही है। जनता ये जाति, पंथ, धर्म और इस विवाद में कभी पड़ना नहीं चाहती। तो ये बात हमारे जदयू जो है घटक के, उनको भी पहले से सबको मालूम है, और उन्होंने ठीक कहा कि अटल जी के टाइम में इतने लोकप्रियता के साथ कई दलों को लेकर के जो चला गया, आज देखिए यूपीए टूटती नजर आ रही है, यूपीए टूट रही है। ये तो आप मानिए कि अटल जी तरह की एक शख्सियत लाइए। नहीं, वो देखिए हमारे पास हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी ने अभी किसी प्रकार का तय नहीं किया है कोई नेता का नाम, और ये तो वक्त अपने आप ये तय करेगी। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे, और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगा कि ये बात से लोग क्यों दुखी होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी मंच से उन्होंने जाकर के ये कहा कि देश में जन जन में, गांव-गांव में, गरीबों में, किसानों में मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, उनके विकास की चर्चा हो रही है। इससे कोई मुकर क्यों रहा है? बिल्कुल आप अभी 1 घंटे बिल्कुल 1 घंटे चली इस चर्चा में आपकी बातों से जो बात निकलकर सामने आई है कि एक तरफ तो विकास की बात की जाती है कि जनता विकास करने वालों का साथ देती है, विकास को तवज्जो देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो पूरी घटनाएं सामने आ रही हैं या जो मुद्दे उठ रहे हैं, इससे भी साफ होता है कि वोट बैंक की राजनीति भी चरम पर है। भले ही विकास के दावे किए जाए या विकास की बात की जाए, लेकिन हकीकत में राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती हैं, और कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ न्यूज लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर
दिल किसान का जलता था, ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों, हुड्डा जी का सुनो ऐलान। एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा